वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका सेशन 8 कोर्स परिचय और ये इस सीरीज़ का लास्ट सेशन है। फिर हम नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। किसी भी भाषा के बारे में जानने के लिए कोर्स बहुत आवश्यक माना जाता है। इसी के माध्यम से कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति किसी भाषा के शब्दों के प्रयोग की बारीकियों का आरंभिक ज्ञान प्राप्त करता है। कोर्सों में शब्दों के वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। कोश में विविध एवं व्यवस्थित प्रसिद्धि पर जो ज्ञान संयोजित होता है वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से क्रियाशील वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतिफलन होता है। भाषा जब तक बोलचाल में प्रचलित रहती है तब तक लोग अभ्यास और प्रयोग के आधार पर ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का निर्माण जरूरी हो जाता है। कोश शब्द का प्रयोग बहुत दिनों से होता जा रहा है। आरंभ में कोश और कोश दोनों वर्णों का प्रचलन था और इनका अर्थ था कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, मैन, सिंदूक आदि। इस प्रकार कोश उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त हुआ जिसमें कुछ संग्रह किया जा सके। उसी संदर्भ में जोड़कर उपयुक्त दोनों वर्तनियाँ उपयुक्त होती रही। बाद में हिंदी भाषा के अंतर्गत इन दोनों वर्तनियों को अलग अलग संदर्भों में सीमित रख दिया गया। 20वीं शताब्दी के मध्य से कोश का प्रयोग खजाना के लिए, कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के लिए किया जा रहा। अंत भाषा के शब्दों के वर्णक्रम संग्रह के लिए कोश का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में कोश के लिए डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लेटिक के डायरेस से बना है और लेटिक में इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। उसी युक्ति के अनुसार कहे या बोले गए शब्दों का संग्रह डिक्शनरी कहलाता है। अंग्रेजी में कोश का संबंध लेक्सन से भी जोड़ा जाता है और इसका भी वही अर्थ है। इस प्रकार अंग्रेजी से हिंदी में एक प्रकार के कोश के संदर्भ में समान मान्यताएं हैं। कोश की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार डिक्शनरी ऑफ बुक डेलाइन नॉर्मली इन practical order with the words of languages or as some special subject other extra। कोश वह पुस्तक है जिसकी सामान्यतः वर्णक्रम से किसी भाषा के शब्दों तथा विशेष या फिर लेखक आदि के संदर्भ में अध्ययन होता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कोश की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। डिक्शनरी ए बुक ऑफ listing words of a languages with their meaning in the sum of others languages, usually in alphabetical orders after with date, reading, functional, origin and use। अर्थात कोश ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतः वर्णक्रम से दिए रहते हैं। पर्याय शब्दों के उच्चारण, उनकी उत्पत्ति और प्रयोग का विवरण सभी उससे रहता है। कोलियस एनसाइक्लोपीडिया में भी कोश की लगभग ऐसी ही परिभाषा दी गई है। गिलिक्सन ने कोश को परिभाषित एवं परिभाषित सभी आवश्यकताओं का मिलन स्थल स्वीकार किया है। वह वाणी व्यवहार के औचित्य पर विशेष बल देते हैं। डॉक्टर भोपाल नाथ का मानना है कि कोश की एक पूर्ण परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। फिर भी मोटे तौर पर कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दिक का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके किसी या दूसरे या दोनों भाषाओं में अर्थ पर्याय भाषा
या विलोम हो या विस्तृत अथवा विभिन्न विषयों को प्रत्ययों की व्याख्या। नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। इस परिभाषा के वर्ण क्रम में नहीं होते, कभी तो उन्हें विषय क्रम से तो कभी विषय अथवा अक्षर संख्या क्रम से रखा जाता है। अंत क्रमबद्धता ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। ऊपर की अन्य परिभाषाओं में कोश के स्थान पर सिर्फ शब्द कोश की परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया है। इस कोश की पूर्ण परिभाषा उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके प्रकार के कोशों में सिर्फ शब्द और उनके अर्थ नहीं हो, बल्कि विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त जानकारियाँ भी दी जाती है। जैसे पर्यायत कोश में पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं। परिभाषित शब्दावली में विभिन्न विषयों से जुड़े शब्दों को समझाया जाता है। मुहावरे लोककृत कोश में मुहावरों और लोककृतियों के अर्थ के प्रयोग में दिए जाते हैं। इस दृष्टि से देखने पर एक आदर्श कोश वह पुस्तक है जिसमें हमारी आवश्यकता अनुसार वह शब्द सूचनाएं मिल जाए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। विदित क्षेत्र होने के कारण अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इस आधार पर कोशों को निर्मित किया जाता है कि विषय विशेष की सभी अपेक्षाएं पूर्ण हो जाए। नाम कोश, संदर्भ ग्रंथ कोश, साहित्य कोश, उदाहरण श्रुति कोश आदि में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं संकलित होती है। कोश में शब्दों का वर्णानुक्रम सामान्य किसी कोश में शब्दों को किसी क्रम स्थान में दिया जाता है जिस क्रम में उस भाषा की वर्णमाला और उसके शुरू के वर्ण आते हैं। इस प्रकार किसी भी कोश में प्रवृत्तियों को देखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के वर्णों के क्रम को ढूंढने के लिए निम्न जानकारी आवश्यक समझी जाती है। वर्ण क्रम, अनुसिकता और अनुस्वर, स्वरों की मात्रा एवं संयुक्त व्यंजनों का स्थान। वर्णक्रम कोशों में वर्णानुक्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द कोश को सामान्य वर्णानुक्रम में ही सीमित किया जाता है। शब्द कोशों में वर्ण में परमीय वर्ण आ से आरंभ होने वाले शब्दों को सबसे पहले रखा जाता है। फिर भी उसके बाद क्रमशः आ, ई, उ, क, ख, ग, ल, व, स, ह से शुरू होने वाले शब्दों को रखा जाता है। शब्दों के शुरुआत वर्ण के अतिरिक्त शब्द में शामिल दूसरे तीसरे वर्ण की स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे अंक के बाद क्रमशः अंक, अंकरण, अंकार, अंखरी, अंगणित, अंगत, अखट, अखटता, अखटती, अकड़ी, अंगतंत्र, अंगन आदि शब्द आते हैं। इनमें तीसरे स्थान पर आने वाले वर्ण क्रमशः क, का, ख, ग, ट, ती, तन, न। हिंदी वर्णमाला में भी इसी क्रम में आते हैं। जिस प्रकार दूसरे वर्ण के वर्णन की बारी पूरी हो जाने के बाद तीसरे वर्ण का क्रम लागू होता है, उसी प्रकार आगे क्रम चौथे पांचवें स्थान व वर्णों के क्रम भी नियंत्रण चलता है। शब्दकोश में आ से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आ से और बाद के आगे के वर्णों से शुरू होने वाले शब्द रखे जाते हैं। इस प्रकार वर्णों के क्रम का पूरा निर्वाह किया जाता है। अनुस्वर और अनुशासिक कोशों में वर्ण क्रम के अतिरिक्त बिंदु और चंद्र बिंदु का भी विशेष महत्व होता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वर और अनुसिक कहा जाता है। अनुस्वर अनुसिक ध्वनियों से युक्त शब्दों को शुरुआती वर्णों के क्रम में सबसे पहले रखा जाता है। जैसे अंक, आँख, कनन, टंगन, टांग, पंख आदि शब्दों का क्रमशः आ, का, च, ड, प, ह वर्णों से आरंभ होने वाले शब्दों के सबसे पहले रखा जाता है। व्यंजनों के का, च, ट, प, म, प वर्णों के पंचम वर्ण झ, झ, ज, न, म, नसिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके संयोजन से बने शब्दों को बिंदु और वर्ण दोनों की सहायता से लिखा जाता है। अंत, अंबा, अम्बा, मजन, मचन आदि
आजकल मुद्रण की सुविधाएं एवं शब्दकोश में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसे शब्दों के केवल बिंदु लगाकर अंत अम्बा आदि में ही लिखा जाता है। अंत अनुस्वर और अनुसिक वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों को वर्णानुक्रम में सबसे शुरू में रखा जाता है। स्वरों की मात्रा कोश में शब्दों को वर्णक्रम के में रखने के साथ साथ उसमें आने वाले स्वरों की मात्राओं को भी क्रम में रखा जाता है। अनुस्वार के बाद स्वर की 11 मात्राएं आ, ई आदि के क्रम का ध्यान रखा गया है। शब्दकोशों में स्वरों के इसी क्रम का निर्वाह किया जाता है। संयुक्त व्यंजना हिंदी वर्णमाला में स, ग, और या 4 संयुक्त व्यंजना है। इस व्यंजनों का निर्माण 2 वर्णों के मेल से हुआ है। क, क, छ, त, र, ज्ञ, झ, और स, र। इस संयोजन मेल में वर्ण पहला वर्ण आधा है, इसलिए इसे नीचे हलत लगा है। शब्दकोश में छ, छत्र, ज्ञ और स से शुरू होने वाले शब्दों को क्रमश क, त, ज और स वर्णमाला के साथ रखा जाता है। चूँकि इसका आरंभिक वर्ण आधा या हलत कस होता है, इसलिए वर्ण क्रम में और स्वर मात्राओं के बाद इन्हें अंत में रखा जाता है। जैसे सा से आरंभ होने वाले शब्द कोक्ष, मोक्ष आदि के शब्द आते हैं। जैसे ही सा से शुरू होने वाले शब्दों के पहले क्या क्रम कर्व से बने शब्द रखे जाते हैं, क्योंकि सा को दूसरा वर्ण सा कस वर्णमाला या र, ल, व, सा के बाद आता है। इसी नियम का पालन शेष स्वीत व्यंजना त्र, स और स से बने शब्दों को संदर्भ में भी किया जाता है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने अन्य उपयुक्त व्यंजनों को भी स्वरों के क्रम का पालन करते हुए ओ के बाद रखे हैं। कोशों के प्रकार। कोश में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों को सूची इतनी विस्तृत है और नित्य नए नए प्रकार के कोशों के निर्माण की संभावना इतनी अधिक है कि कोशों का सर्व स्वीकृत वर्गीकरण करना ना तो संदर्भ और ना ही संगत है। फिर भी मोटे तौर पर कोशों का वर्गीकरण भाषा, क्विटी, काल, अर्थ, पीवी, कस्टम, क्रम, प्रयोग, रूपांतर आदि के आधार पर किया जा सकता है। कोश के मूलभूत 3 भेद बताए हैं: व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश और भाषा कोश। किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में उपयुक्त शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे शेक्सपियर, तुलसीदास, प्रसाद आदि के कोश इसी प्रकार के कोश हैं। पुस्तक कोश वह होता है जो केवल एक पुस्तक उपयुक्त शब्दों को होता है। भाषा कोश एक भाषा या बोली के हो सकते हैं या एक से अधिक भाषाओं के एक भाषा के कोश में होते हैं जिनमें अर्थ उसी भाषा में स्पष्ट किए जाते हैं जिस भाषा के शब्द होते हैं, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। शब्दकोश भाषा कोश प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। वर्णनात्मक कोश यह किसी भाषा या बोली के एक निश्चित कालखंड का कोश होता है। इसी प्रकार के कोश में जितने शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन अर्थों का प्रयोग के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है। वह अर्थ सबसे पहले दिया जाता है जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। हिंदी में नगरी पर्चनी सभा का हिंदी शब्दसार इसी प्रकार का वर्णनात्मक कोश है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा या बोली के सभी कालों को उपयुक्त भाषा को शामिल किया जाता है। इसमें शब्द का क्रम प्रयोग काल के आधार पर निश्चित किया जाता है। शब्दों के जो अर्थ सबसे पहले प्रस्तुत किए हुए हैं वह सबसे पहले रखे जाते हैं और बाद में विकसित अर्थ क्रम बाद में इसके अर्थों का इतिहास के आधार पर सजाया जाता है। संस्कृत और मोनियर लिपिन्स कोश, अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आदि इस प्रकार के ऐतिहासिक कोश हैं।
तुलनात्मक कोश, इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। ये कोश दो प्रकार के होते हैं। एक स्रोत भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं में व्याख्या की जाती है, दूसरे में सिर्फ प्रतिशब्द रखे जाते हैं। कमिल बुके और अंग्रेजी हिंदी कोश, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय से प्रकाशित हिंदी अंग्रेजी परिभाषित कोश ऐसे ही कोशों के उदाहरण हैं। कुछ विद्वानों ने कोशों को सिर्फ दो भागों में विभाजित किया है, शब्दकोश तथा अन्य कोश। शब्दकोश अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पुस्तक कोश, साहित्य कोश, साहित्यकार कोश, भाषा कोश, बोली कोश आदि। भाषा कोश, बोली कोश आदि भाषा के एक भाषी बहुभाषी रूप में हो सकते हैं। पुनः एक भाषी कोश के अंतर्गत तुलनात्मक उपयुक्ति, पर्याय, विलोम, उच्चारण आदि के आधार पर अनेक भेद किए जा सकते हैं। अन्य कोश के अंतर्गत विश्वकोश, परिभाषित कोश, उद्धरण या श्रुति कोश, मुहावरा, लोककृत कोश, नाम कोश आदि रखे जाते हैं। कोश के इन भेदों में से कुछ भेदों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। अंग्रेजी हिंदी कोश की दुभाषी कोशों के महत्वपूर्ण स्थान है। दुभाषी कोश में स्रोत सोर्स लैंग्वेजेस की कोशिकाएं इकाई के लिए लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज में समानार्थी इकाइयाँ दी जाती हैं। अंग्रेजी हिंदी कोश में अंग्रेजी भाषा स्रोत भाषा होती है तथा हिंदी भाषा लक्ष्य भाषा। इस कोश में शब्दों की प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में और उसके समानार्थी शब्द हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। हिंदी कोश का उद्देश्य नस्सार लोगों की सहायता करना जो लक्ष्य भाषा हिंदी की अच्छी तरह जानते हैं। विभिन्न अंग्रेजी हिंदी कोशों का प्रकाशन हो चुका है। उदाहरण फादर कमिल बुके का अंग्रेजी हिंदी कोश, डॉक्टर हरदेव भारी का विस्तृत अंग्रेजी हिंदी कोश आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अंग्रेजी हिंदी कोश निर्माण के स्रोत भाषा अंग्रेजी या लक्ष्य भाषा हिंदी के सम्यक ज्ञान अपेक्षित है। अंग्रेजी हिंदी कोश की प्रविष्टियाँ स्रोत भाषा अंग्रेजी में होती है। लिपि भी रोमन अपनाई जाती है तथा प्रविष्टियाँ का क्रम भी अंग्रेजी भाषा के वर्ण क्रम अनुसार ही होता है। प्रविष्टियाँ का उच्चारण पर्याय लक्ष्य भाषा हिंदी की देवनागरी लिपि में देना उचित होता है। दोनों भाषाओं के प्रचलित शब्दों का ही संकलन होना चाहिए। हिंदी शब्दकोश को एक कोश भी कही जाती है। हिंदी शब्दकोश वैसे ग्रंथ होते हैं जिसमें हिंदी भाषा के शब्दों के वाक्य, वर्ण, विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि हिंदी भाषा में ही पुष्ट किए जाते हैं। इस प्रकार के हिंदी कोश एक भाषी कोश है। इस प्रकार के कोशों में शब्दों को वर्णानुक्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में रखे गए शब्दों के अर्थ विभिन्न प्रसंगों एवं क्षेत्रों से जोड़कर दिए जाते हैं। शब्दों के स्रोत अथवा व्युत्पत्ति एवं व्याकरणिक कोटियों को भी स्पष्ट किया जाता है। यदि कोई शब्द एक से अधिक वर्णिक कोटियों में उपयुक्त होता है जो एक कोटि में उसके अर्थ का स्पष्ट करके फिर दूसरी कोटि को भी कोष्ठक में रखकर अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए विहित हिंदी कोश ज्ञानमंडल में कल शब्द का अर्थ अगले या पिछले दिन, आगे चलकर या पीछे दिया हुआ और संदर्भ अनुसार इसके अर्थ ग्रहण का निर्देश है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी किसी शब्द का यथासंभव विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। अंक पुरुष चिन्ह, छाप, संख्या या चिन्ह, आदत, पत्र पत्रिकाओं की बंधे हुए समय प्रकाशित होने वाली प्रति, लिखावट, अक्षर, नाटक का एक खंड या संग, रूपक का एक प्रकार, कारण, पु चिन्ह लगाने की क्रिया, गणित पु संख्याओं का हिसाब,
संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने की विधियाँ। गद्य वी पकड़ में आया हुआ। तंत्र पू अंकशास्त्र बीज गणित। अंक पूस हिसाब लिखने वाला, चिन्ह लगाने वाला। स्त्री अंकिका। अंकन पूस है चिन्ह करना, लेखन, चित्रण, शरीर पर शंख चक्र आदि छपवाना, गिनती करना, चिन्ह बनाने का साधन। विस्तृत हिंदी कोश। इसी प्रकार के शब्दकोश में ये प्रयत्न किया जाता है कि उपयुक्त भाषा अथवा किस भाषा का कोश है उस भाषा के लिए विस्तृत कालखंड के समूह के विषय में समकालीन एवं कालक्रमिक सभी कोटियों की जानकारियाँ दी जा सके। जैसे दिए गए शब्दों का मानक उच्चारण क्या है, उसमें कृत्या प्रत्येक या प्राकृतिक विभाग की क्रिया स्थिति है, वह किस पद भेद, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंतर्गत है, उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा और शब्द है आदि। उदाहरण के लिए रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित मानक हिंदी कोश में अंक शब्द का इस प्रकार विश्लेषण है। अंक पूसा अंक, इसे हम राइट का चिन्ह देख सकते हैं, चिन्ह करना, प्लस अच लो, अंकस वी वन्य, अंकित, अंके, भाव, अंकन। इस भाषा कोश में शब्दों के अर्थ, उपयुक्ति, धातु, अन्य भाषाओं के शब्द, मुहावरे, उदाहरण के यथास्थान या जानकारियाँ भी दी गई है। वस्तुओं का सही का चिन्ह लगा हुआ के द्वारा अंकित किया गया है। अंक द्वारा लिए गए लैटिक अंक आंकड़ों दिए गए हैं। साथ ही अंक से बनने वाले विशेष अंकी, अंकित आदि तथा भाववाचक संख्यांकन भी दिए गए हैं। इसी प्रकार के कोश को तैयार समय बड़ी समस्या कोशकार के सम्मुख यह होती है कि किस प्रकार के शब्दों को कोश के अंतर्गत ग्रहण करें और किस प्रकार के शब्दों को छोड़ दें। अंत, त्याग और ग्रहण की ग्रंथि के ऊपर उठकर कोशकार सामान्य बोलचाल, साहित्य, विज्ञान, ग्राम, प्रतीतीय, देसी विदेशी शब्दों का गहन करता है जो सामान्य व्यवहार में उपयुक्त होते हैं। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, इसे द्विभाषी कोश भी कहा जाता है। इससे हिंदी के अर्थ के साथ साथ उच्चारण आदि का भी अंग्रेजी भाषा में उपयुक्त किया जाता है। चूँकि इस प्रकार के कोशों को प्रवृत्तियाँ हिंदी के शब्दों की होती हैं, इसलिए उन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार रखा जाता है। हिंदी शब्दों के साथ उचित उच्चारण के लिए अंग्रेजी ध्वनि चिन्हों, भाषा एवं व्याकरणिक शब्दों का संकेत चिन्ह आदि भी प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के कोशों में कोशकार का यह प्रयास रहता है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह स्पष्ट किया जा सके। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण कार्य 18वीं शताब्दी में ही हिंदी भाषा विद्वानों द्वारा किया गया था। फर्गुसन, पैट्रिक हैरिस, गिल क्राइट्स के शब्दकोश सभी प्रकार के हैं। यद्यपि इन आरंभिक कोशों में कुछ न्यूनताएं भी है जो आजकल के कोशों में सुधार ली गई है। उच्चारण कोश के किसी भाषा के शब्द के मानक उच्चारण के साथ उस भाषा की उच्चारण संबंधित सभी विशेषताएं रहती है। उच्चारण कोश किसी भाषा के शब्दों में स्वर व्यंजना का सही उच्चारण, अक्षरों का विभाजन, बालघात, क्षेत्रीय एवं भाषा स्तरीय उच्चारणों को अंकित किया जाता है। डेलियन जोन्स का अंग्रेजी भाषा तथा भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा का उच्चारण कोश इसी दृष्टि से उल्लेखनीय कोश है। उच्चारण कोश की प्रमुख विशेषता है अक्षर विभाजन विधि को अपनाना जो योजक चिन्हों द्वारा निर्देशित होती है। यथोचित उच्चारण के लिए बालघात को अंकित किया जाता है जो अक्षर के पूर्ण खड़ी या थोड़ी तिरछी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। उच्चारण कोश में शब्द के प्रचलित एक अधिक उच्चारण दिए जाते हैं, किंतु अधिक प्रचलित या मानक उच्चारण को संकेतित किया जाता है। उच्चारण कोश के आरंभ में भी उपयुक्त विस्तृत चिन्हों को दर्शाया जाता है। शब्दों के उचित उच्चारण के लिए व्याकरण संकेत और अर्थ संकेत भी दिए जाते हैं। शब्दों का मानक उच्चारण रूप भाषा
में एक रूपता लाता है, किंतु हिंदी में शब्दों के मानक उच्चारण के निर्धारण में कुछ विभिन्नतास्पद ध्वनियाँ आ ए ओ का खा गा झा फा ग्या ग्या छा तथा छा छः छतरी वाला छः आदि के कारण कोशकार को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समांतर कोश। हिंदी में उपयुक्त समांतर कोश शब्द हिंदी का थीसारस शब्द का लिपीय तंत्र है, जिसका भी पर्याय खजाना, कोषागार, गोदाम है। अंग्रेजी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार थ्रेसिस इज ए ट्रांसमिसरी ऑफ सोप्रेस ऑफ ए particular languages collections together contains words and phrases of very kind and register are reading counting to sense। अर्थात किसी भाषा विशेष में निहित शब्दों के आशय एवं कल्पनाओं को विषयानुकूल वर्गीकृत एवं व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करना थियर्स कहलाता है। थियर्स का अर्थ तत्व के विभिन्न घटकों के पुनः विभिन्न अर्थ क्षेत्र होते हैं, जबकि कोशीय शब्द एक धी अर्ध तत्व का समूह होता है। थियर्स शब्द के प्रथम प्रयोक्ता पीटर भाई रोजेंट है, जिन्होंने अपने रोस्टेंस थियर्स ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड एंड फ्रेलेज 1852 में प्रयोग किया। तब से इस शब्द का उस तरह के शब्द संकलनों के लिए प्रचलित हो गया। वहाँ समांतर शब्द दो अर्थों में उपयुक्त हुआ है। प्रथम, इसमें किसी एक धारणा के लिए अनेक शब्द मिलते हैं जो पूर्णतः पर्यायवाची न होकर किसी उपयुक्तता के सामने एक साथ कई शब्दों के विकल्प रखते हैं। द्वितीय, इसमें पाठक किसी एक धारणा के लिए किसी भी शब्द से संबंधित अन्य अनेक समांतर के विपरीत धारणाओं के शब्द भी पा सकते हैं। इसका लाभ यह होता है कि यदि कहने वाले को अपने विषय के संदर्भ में कोई बिल्कुल सीधा न मिल रहा हो तो वह घुमा फिराकर या विपरीत के निखार द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। कई बार उसे अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल नई तरह के भाव भी मिल सकते हैं। थीसारस को पर्यायवाची कोश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची कोश में एक स्थान पर एक ही धारणा के लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि थीसारस में किसी विषय या वर्ण से संबंधित पर्याय विपरीत भाव के शब्दों को भी उनके निकट रखते हुए निश्चित व्यवस्थित क्रम भी दिया जाता है। समांतर कोश उपयुक्तता को भाव विशेष के लिए सूक्ष्म अर्थ के साथ अनेक शब्दों को वैकल्पिक रूप से दिखाया जाता है। अंत, भाषा प्रयोक्ता के लिए उपयुक्त शब्द चयन करने का नियंत्रण समांतरण कोश शक्तिशाली माध्यम है। भाषा के विस्तार और परिष्कार को देखते हुए थियर्स का विशेष महत्व है। जहाँ शब्द कोश कई बार सही अर्थों तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं, वहाँ अन्य भाषाई को नियंत्रण कोश सही अर्थ से अवगत कराते हैं। ये इसका लास्ट सेशन था, ये समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।